Okay, students, good morning. Our last theory is transformer. What is transformer? So, for many purpose, it is necessary to change an alternating voltage from one to another of greater or smaller value. अगर आपके पास एक डिवाइस है ऐसे कुछ डिवाइस है मेरे पास है जस्ट सेकंड ओके स्टूडेंट्स जो मेरे पास एक एसी सोर्स है और एसी सोर्स में इन केस मेरे पास 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज जितनी फ्रिक्वेंसी है। यहाँ पे 230 वोल्ट जितना वोल्टेज है। अगर उसके साथ में कोई डिवाइस कनेक्ट कर दूँ लाइक मोबाइल कनेक्ट कर दूँ मैं, तो उस मोबाइल में ज़्यादा से ज़्यादा तो सिर्फ 12 वोल्ट और 3 वोल्ट जितना ही पावर चाहिए। तो अगर इतने बड़े एसी सोर्स से मैं अगर मोबाइल कोई भी डिवाइस मीडिया मशीन कोई भी मैं चीज अगर कनेक्ट कर दूं, ओके, तो अगर 230 मतलब बहुत हाई वोल्टेज अगर ये अगर कैप्चर कर लेगा मोबाइल तो हमारा वो मोबाइल फट जाएगा। उसमें पावर एकदम से हीट होके फट जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो कंट्रोल कैसे करते हैं वोल्टेज को? आपको सिर्फ और सिर्फ 12 वोल्ट ही चाहिए, 13 वोल्ट ही चाहिए। आप चार्ज करते हो तब भी कम से कम वोल्ट चाहिए, इतना वोल्टेज ही चाहिए मोबाइल के लिए। तो मीडिया के लिए कोई मशीन के लिए उससे चाहिए उतना ही वोल्टेज कैसे मिलता है? तो वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होता है दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर। अगर आपके घर पे जो करंट आती है, वोल्टेज आता है, पावर आता है, तो वो किसकी वजह से आता है? आप देखो कि आपके घर पे बहुत दूर ट्रांसफार्मर लगा होता है। ट्रांसफार्मर मतलब एंटेना के साथ जुड़ा हुआ होता है, बहुत बड़ा डब्बा होता है, उसके अंदर बहुत सारी प्लेटें होती है और वहाँ पे डेंजर्स का निशान किया होता है इस तरह से। ओके, क्योंकि वहाँ पे हाई वोल्टेज होता है, बहुत सारा वोल्टेज होता है और उसकी वजह से ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, आपके उस वोल्टेज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो जिस मीडिया को, जिस मशीन को ये वोल्टेज जितना भी चाहिए उतना ही वोल्टेज वहाँ पे कैप्चर होगा। ओके, तो वो ट्रांसफार्मर जो है वो इसके लिए यूज होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर मेनी पर्पज इट इज नेसेसरी टू चेंज एन अल्टरनेटिव वोल्टेज फ्रॉम वन टू अनदर ऑफ ग्रेटर और स्मॉलर वैल्यू। ओके, अल्टरनेटिव वोल्टेज को हाई करने के लिए, ग्रेड करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है दिस इज डन विथ अ डिवाइस कॉल्ड ट्रांसफार्मर यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको पता है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस किस पे वर्क करता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब क्या? अगर आप एक कॉइल को अनदर कॉइल के साथ कनेक्ट करो, एक कॉइल को दूसरे कॉइल के साथ कनेक्ट करो आप, तो इस कॉइल का ईएमएफ, इसके अंदर जो भी करंट है, इसके अंदर जो भी फ्लक्स चेंज हो रहा है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रही है, इसका रीडिंग आपको इस वाली कॉइल में मिलेगा। ये सब कुछ यहाँ पे चेंज हो रहा है, बट इसका रीडिंग आपको इसको मिलेगा, दूसरी वाली कॉइल में मिलेगा। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का प्रिंसिपल यूज करके हम यहाँ पे करेंगे। और ट्रांसफॉर्मर कंसिस्ट ऑफ टू सेट्स ऑफ कॉइल और ये इंसुलेटेड है फ्रॉम ईच अदर, दे आर बाउंड ऑन अ सॉफ्ट आयरन। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्रांसफार्मर का ये पूरा कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे टू सॉफ्ट आयन फॉर क्यों? बिकॉज ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अट्रैक्ट कर सकती है। ओके, इसलिए ये सॉफ्ट आयन कोर यूज होता है। यहाँ पे टू सॉफ्ट आयन कोर यूज किया हुआ है। ओके, और ये दोनों जो है वो इंसुलेटेड है, क्योंकि इसका करंट इसको मिलेगा, इसका करंट इसको मिलेगा। ओके, वन ऑफ द कॉइल इज कॉल्ड प्राइमरी। आपकी फर्स्ट जो कॉइल है उसको हम बोलेंगे प्राइमरी कॉइल। और वहाँ पे जो नंबर्स ऑफ टर्न्स है, यहाँ पे 3D पिक्चर नहीं है, 3D पिक्चर कुछ ऐसा होगा। 3D पिक्चर आपको अगर दिखाऊं मैं, तो ये आपका ये टू कॉइल है। ओके, और जैसे कि प्लेट्स होती है लाइक आपने स्टेपलर पिन में देखी होगी, ऐसी प्लेट इस तरह से ये कनेक्ट ऐसी होती है, पीछे इस तरह से होती है। बहुत सारी प्लेट होती है। ये प्लेट होती है, उसके अंदर टू कॉर आयन कॉर कनेक्ट की होती है। और यहाँ पे फर्स्ट के अंदर जो नंबर्स ऑफ वायर होते हैं वो इस तरह से कॉइल बनाया जाता है और सेकेंड पे इस तरह से वायर बनाया जाता है। ठीक है, और इसका जो है कनेक्शन उसको बोला जाता है प्राइमरी सेल। और इसका जो कनेक्शन है इसको बोला जाता है सेकेंडरी सेल। क्या बोला जाता है? सेकेंडरी सेल। ये आपकी प्राइमरी सेल और ये आपकी सेकेंडरी सेल। आया समझ में? प्राइमरी और सेकेंडरी, ये आपकी टू आयन कॉर्ड है, कॉपर की आयन कॉर्ड है। ठीक है,
When an alternating voltage is applied to the primary cell, the resulting current produce an alternating magnetic flux which link the secondary or induce on EMF it. अभी तक आपने पढ़ा होगा कि जैसे ही आप यहाँ पे किसी कॉइल पे आप वोल्टेज देते हो, बैटरी से आप कुछ भी देते हो, चार्जेस देते हो, तो उसके अंदर जो भी होता है, चार्जेस होते हैं वो चेंज होते हैं, मतलब करंट चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होता है। अगर उसके अंदर करंट आया तो क्या बनेगी, करंट आया तो उसके अंदर क्या बनेगी, यहाँ पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब चेंज होती है तो वो रुक रुक के किसको, मतलब ईएमएफ जनरेट होता है। हमें पता है कि करंट चेंज होता है, पहले तो चार्ज चेंज होता है, उसकी वजह से करंट बनता है, करंट बनने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब करंट आ रहा है, करंट चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो भी चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसके अंदर क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। और आपने सेकंड इंड्यूस म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ा होगा कि जब टू कॉइल एक दूसरे के साथ इंसुलेटेड करके आप रखते हो तो एक का जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो दूसरे को मिलता है। तो ये दूसरी कॉइल को सब कुछ मिल जाएगा, सेकेंडरी कॉइल को। तो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, नया ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होगा। और ये जो इंड्यूस ईएमएफ है वो किसका है, ये फर्स्ट वाले का है। ओके, तो फर्स्ट वाले का ईएमएफ जो है वो सब कुछ सेकेंडरी कॉइल को मिलेगा। तो ये जो पूरा ट्रांसफार्मर है, फर्स्ट ऑफ ऑल किस किस पे डिपेंड करता है, तो इसके नंबर्स ऑफ टर्न्स से, सेकेंड उसके उसके अंदर जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो, थर्ड वोल्टेज पे, फोर्थ करंट पे। तो इसी से सारे इक्वेशंस हम प्रूव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेकेंडरी कॉइल के लिए यूज करेंगे ईएमएफ को ईएस कंसिडर करेंगे। सेकेंडरी कॉइल का जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको एनएस कंसिडर करेंगे। सेकेंडरी कॉइल का जो वोल्टेज है उसको वीएस कंसिडर करेंगे। और सेकेंडरी कॉइल का जो करंट है उसको हम आईएस कंसिडर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंड्यूस ईएमएफ किस में हुआ, चेंजेस फर्स्ट कॉइल में हुआ, बट उसका रीडिंग, करंट जो इंड्यूस हुआ वो सेकेंडरी कॉइल में हुआ। तो वो है उसका इक्वेशन, आप जानते हो, ये इज इक्वल टू माइनस एन, ऐसे होता है ना, ई इज इक्वल टू माइनस एन एन डी फाइव बाई dt, ऐसा होता है। ये चेंज इन फ्लक्स, ये नंबर ऑफ टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल को हम कंसीडर करेंगे ns d phi by dt। The alternating flux phi also induce an EMF called back EMF in the primary cell। ट्रांसफार्मर क्या करेगा, ट्रांसफार्मर क्या करेगा, ट्रांसफार्मर जो बना है एक पी प्राइमरी सेल की वजह से सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ जनरेट हुआ है, सेकेंडरी कॉइल की वजह से फिर से बैक ईएमएफ प्राइमरी में भी बनेगा। तो वो जो है वो सेम टू सेम, ईपी इज इक्वल टू माइनस एनपी डी फाइव बाई डी टी। ओके, यहाँ पे ईएमएफ इज इक्वल टू वोल्टेज होता है, यहाँ पे नहीं, पहले से मैंने आपको बताया ईएमएफ जो है वो भी वोल्टेज ही बताता है, पोटेंशियल भी आपको वोल्टेज ही बताता है। इसलिए ईपी इज इक्वल टू वीपी एंड ईएस इज इक्वल टू वीएस। तो हम ईएस की जगह पे वीएस लिख सकते हैं। तो पूरा इक्वेशन मैंने लिखा है वीएस इज इक्वल टू माइनस एनएस डी फाइव बाई डी। उसी तरह से ईपी की जगह पे मैंने लिखा है वीपी इज इक्वल टू माइनस एनपी डी फाइव बाई डी। अब ये वाला इक्वेशन जो बना है, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन का रेशियो ले लेती हूँ मैं। देखो Vs अपॉन Vp, Vs का जो भी इक्वेशन है वो यहाँ पे लिख दूंगी माइनस एन एस डी फाइव बाई डी टी, और Vp का इक्वेशन है माइनस एन पी डी फाइव बाई डी टी। डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव बाई डी टी कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो Vs अपॉन Vp इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी हो गया। ओके, अगर सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल से कम है, ज्यादा है प्राइमरी से सेकेंडरी कॉइल में, यहाँ पे कॉइल भी ड्रॉ की, देखो मैंने, ये आपका प्राइमरी सेल और ये आपका कौन सा कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। अगर सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो उसको हम बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर करंट, सॉरी ओनली स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप मतलब क्या है कि प्राइमरी सेल में सेकेंडरी कॉइल से नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, मतलब कि स्टेप अप मतलब कि आपको जो भी डिवाइस आपको कनेक्ट करनी है उसको करंट जो है, वोल्टेज जो है वो ज्यादा चाहिए, वोल्टेज ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए आपको स्टेप अप ट्रांसफार्मर चाहिए। ट्रांसफार्मर क्या करता है, पहली बात तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को कंट्रोल करने की ट्राई करता है।
वोल्टेज जब कंट्रोल करता है तो टू टाइप्स के वोल्टेज होता है, या तो आप वोल्टेज इंक्रीज करो, तो इंक्रीज कर अगर आपके पास बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है और आपको बहुत बड़ा वोल्टेज की जरूरत है, तो उसको आपको स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा उस घर पे, उस डिवाइस में। और अगर छोटा सा लाइक मोबाइल है, बैटरी है, उसके लिए छोटा छोटा आपको वोल्टेज चाहिए, तो उसके लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करना पड़ेगा। ओके, तो पहली बात तो ये है कि स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों यूज बहुत होते हैं। कैसे? तो जैसे कि बहुत बड़ी लाइक पानी से जो बिजली करंट बनाते हैं, बहुत दूर दूर आप देखोगे कि पानी से जो बिजली बनाते हैं, तो वहां पे ना स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज होता है कि ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज को स्टोर करो, ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज को स्टोर करो। और आप घर के पास, आपके घर के पास जो ट्रांसफार्मर होता है वो स्टेप डाउन होता है, कि वो डाउन होके आपके सारे डिवाइस में कंट्रोल हो। मतलब कि हर जगह पे स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होता है। अगर नंबर ऑफ कॉइल, जो नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल में कम हुए विच कंपेयर टू प्राइमरी कॉइल, तो आपको उस कॉइल को हम बोल सकते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर नंबर ऑफ टर्न्स कम है, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी सेल में कम है, तो वहां पे करंट डिक्रीज होगा। और अगर प्राइमरी सेल में ज्यादा है तो वहां पे करंट इंक्रीज होगा। एक बार फिर से आप वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। ओके, if the transformer is assumed to be 100% efficient, मतलब ये ट्रांसफॉर्मर, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि कोई भी चीज आपको बिना लॉस के मिले। बट फिर भी आपने ऐसा कोई ट्रांसफॉर्मर बनाया है जहाँ पे वो एकदम से एनर्जी नो एनर्जी लॉसेस हो, वहाँ पे कोई भी एनर्जी लॉस ना हो, वैसा हो। द इनपुट पावर इनपुट इज इक्वल टू द पावर आउटपुट। तो इनपुट मतलब प्राइमरी सेल का जो पावर है इज इक्वल टू सेकेंडरी। यहाँ पे जो आप प्राइमरी लेते हो ना, इसको इनपुट बोला जाता है, इसको इनपुट बोला जाता है, और सेकेंडरी को बोला जाता है आउटपुट। यानी कि जितना करंट आप इसको देते हो, आउटपुट में इसका रीडिंग मिलता है। तो इनपुट का पावर इज इक्वल टू आउटपुट, आउटपुट का इक्वल होगा पावर। मतलब कि प्योर ट्रांसफार्मर है, वहां पे कोई भी एनर्जी लॉस होने वाला नहीं है। तो पावर की डेफिनेशन क्या है? पावर की डेफिनेशन है P इज इक्वल टू आई इंटू वी। तो यहाँ पे होगा IPVP इज इक्वल टू ISVS। आया समझ में? IPVP इज इक्वल टू ISVS। मतलब ये पावर है, पावर ये पावर कौन सा है? प्राइमरी सेल का, और ये पावर है सेकेंडरी सेल का। तो मैंने क्या कर दिया? IP अपॉन IS, तो ये हो गया VS अपॉन V, P इज इक्वल टू NS अपॉन NP। तो ये आपके इक्वेशन है। देन आफ्टर यहाँ पे 3 इक्वेशंस लिखे हैं फ्लक्स लीकेज के। ओके, देयर इज ऑलवेज सम फ्लक्स लीकेज, दैट इज नॉट ऑल ऑफ द फ्लक्स ड्यू टू प्राइमरी passes through the secondary due to the poor design of core or the air gaps in the core। ये सब कुछ ऐसे ही लिखा है। फर्स्ट लिखा है रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग, the wire used for the winding has some resistance and so energy is lost due to heat produced। जो आप वायर मर्ज करते हो आप उसके ऊपर, कॉइल के ऊपर, तो उसकी वजह से क्या होता है? उसके अंदर मोर रेजिस्टेंस होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा? पावर का डेफिनेशन क्या है? आई स्क्वायर इंटू आर। तो करंट वहां पे हाई करंट होगा और वोल्टेज जो है वो लो होगा, उसकी वजह से क्या होगा? पावर लॉस हो जाएगा। ठीक है। एडी करंट हमने कैंसिल किया है, फिर भी देखो, द अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस एडी करंट। ओके, अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इंड्यूस करता है एडी करंट को इन द आयरन कोर एंड कॉज हीटिंग। द इफेक्ट इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग अ लिमिटेड कोर। लेमिनेटेड कॉर्ड से आप इसको आप रिड्यूस कर सकते हो। तो ये डिफेक्टिविटी कैसे कैसे आती है ट्रांसफार्मर में, इसकी बात की है। Next, hysteresis, the magnetization of the core is repeatedly reversed by the alternating magnetic field. The resulting expenditure of energy in the core appears as heat, and kept it kept to a minimum by using a magnetic material which has a low hysteresis loss। आप ये और ये लिख दे तो भी चलेगा, ये फर्स्ट और सेकंड लिखोगे वो भी चलेगा। ठीक है, दैट्स इट।